नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के स्थानीय नीति की। जेएमएम के स्थापना दिवस के अवसर पर दुमका में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जेएमएम के केंद्रीय समिति ने एक एजेंडा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा, जिसमें स्पष्ट था कि 1932 के खातियान पर ही स्थानीय नीति बने। पेश एक रिपोर्ट। जेएमएम के स्थापना दिवस के अवसर पर दुमका में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जेएमएम के केंद्रीय समिति ने एक एजेंडा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा, जिसमें स्पष्ट था कि 1932 के खातियान पर ही स्थानीय नीति बने। बता दें कि पहले भी जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने भी 1932 के खातियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, इसको लेकर समर्थन जाहिर की थी। जो यहाँ का खतियान है, जो यहाँ का पुराना बासिंदा है, उसको तो हर प्रकार का हक मिलना चाहिए। 85 का ठीक नहीं है, उस दिन देना बराबर है। 1932 85 कितना होता है? देश तो शुरू से दे, तो मत दे, लड़ लगा लोग। ओरिजिनल तो बहुत फायदा होगा, उनको आइडेंटिटी बनेगा, और जो नौकरी चाकरी का जहाँ तक सवाल उठता है और भी कोई चीज को जो। लेकिन जेएमएम के इस एजेंडे से उसकी सहयोगी कांग्रेस सहमत नहीं दिख रही। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि गठबंधन की सरकार में कांग्रेस भी है। जेएमएम इस एजेंडे को शामिल करने से पहले विचार विमर्श जरूर करेगी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 तारीख फरवरी को स्थापना दिवस था और उन्होंने अपना एजेंडा जो आप कह रहे हैं रखा है। जब कोलिशन की गवर्नमेंट चलती है तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनते हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के अनुसार चुनाव के मैदान में जाती है। हमारा भी घोषणा पत्र था, आरजेडी का भी घोषणा पत्र है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी घोषणा पत्र है। लेकिन जब हम एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे तब बैठकर बनाएंगे, और बहुत जल्द जो है वो महागठबंधन के सभी नेतागण बैठेंगे और इस तरह के जो मसले हैं उस पर हम फैसला करेंगे कि उस पर क्या होना चाहिए। अभी कहना जो है थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत दास ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने युवा स्थानीय नीति को स्वरूप दिया है, वह जनता के लिए लाभदायक है। 1932 का खतियान लागू करना राज्य के हित में नहीं। झारखंड में जो भूमिहीन वासी हैं, वह कहां से 1932 का खतियान लाएंगे? उस पे हमने कहना है कि देखिए 1932 का खतियान भी असंवैधानिक है, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं, आदिवासी परिवार हैं जो भूमिहीन हैं और जिनका कुछ भी ना कोई कागज है, ना पट्टा है, नहीं है। तो ऐसे स्थिति में उनकी क्या होगी? तो ये टैगलाइन बनाना होगा। और जो भी है, आज यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, जो भूमिपुत्र हैं, आज 1985 के भी अगर उनका मिला है तो उनको ही मिला है, 32 का भी होगा तो आज जमीन जितने भी है परगोड़ा में देख लिए, वैश्य समाज है, ये सब है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। मरना तो गरीबों को है, जो शुरू से यहाँ पे अपनी जिंदगी गवा चुके, उनके दादा परदादा गरीब हैं, उन्होंने खाने तक चावल नहीं था, रहने करने घर नहीं है और न जमीन है, ऐसी झोपड़ियों में रहते थे, कभी कई जंगलों में रहते थे। तो ऐसे में उनके साथ तो दिक्कत होगा। जो उनके बच्चे आज थोड़े पढ़ लिख गए हैं कुछ समय में, तो उनके साथ तो दिक्कत नहीं आना है। बहरहाल स्थानीय नीति को लेकर तो जेएमएम गंभीर दिख रही है। अब देखना यह है कि जेएमएम को उसके सहयोगी कांग्रेस और राजद का साथ इसमें मिलता है या नहीं। ओंकार अवामी के लिए सहयोगी दिनेश के साथ मनीष झा की रिपोर्ट। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने लालू राबड़ी जिंदाबाद के नारे लगाकर और उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया। संभावना जताई जा रही है कि वे अपने पिता रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। वहीं उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड की तर्ज पर सरकार बनाने का दावा भी किया है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर जो भी करना है पार्टी करेगी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी तो नहीं, अभी तो आया हूँ, पिताजी से मिलने के लिए आया।
देखिए इन लोग की नैया डूब चुकी है पूरे तरीके से, किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं है। बस एक ही रिस्पांस है कि जिस तरीके से झारखंड में सरकार बना, अपना बिहार में उसी तरीके से। वहीं 31 दिन में 39 नक्सलियों की गिरफ्तारी। जी हां, झारखंड पुलिस नक्सलियों के खात्मे को लेकर काफी गंभीर है। राज्य पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक एक माह में 39 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। पेश एक रिपोर्ट। 31 दिन में 39 नक्सलियों की गिरफ्तारी। जी हां, झारखंड पुलिस ने यह कमाल कर दिखाया है। पुलिस ने जनवरी महीने में 39 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साल के पहले माह में हुई गिरफ्तारियों में एक जोनल और 4 सब जोनल स्तर के नक्सली शामिल हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक लातेहार में अभियान के दौरान पुलिस ने पुलिस से लूटे गए 3 हथियारों की बरामदगी भी की है। वहीं 17 देशी हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पूरे मामले में 622 कारतूस की भी बरामदगी की है। लातेहार में पुलिस को सर्वाधिक सफलता मिली, जहां से पुलिस ने 5 लाख लेवी की राशि 615 कारतूस की बरामदगी की है। पुलिस ने एक माह में कुल 116.5 किलोग्राम विस्फोटक भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने जनवरी महीने में लोहरदगा में एक नक्सल कैंप को भी ध्वस्त किया। नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, कुल 39 लोग अरेस्ट किए गए हैं और उसमें से टोटल 5 जो है क्वालिटी अरेस्ट है। क्वालिटी अरेस्ट होने का मतलब यह होता है कि 5 कमांडर्स अरेस्ट हुआ है। जो काडर्स होते हैं उसको हम लोग क्वालिटी अरेस्ट में काउंटिंग नहीं करते। क्वालिटी अरेस्ट में तो जो भी एरिया कमांडर अंडर होता है, जिससे हम लोग को एक्चुअली ये पता चल पाता है कि जो अरेस्टिंग हो रहा है उसका क्वालिटी क्या है। अगर कुल हथियार की बात करते हैं तो हथियार हमारे पास टोटल 17 हथियार रिकवर हुए हैं। 600 से ज़्यादा गोलियाँ बरामद की गई हैं। 5 लाख रुपया से ज़्यादा लेवी का अमाउंट बरामद किया गया है। कुल 4 नक्सली सरेंडर किए हैं। तो इस तरह से अगर जनवरी का फर्स्ट महीना देखिएगा 2020 का, तो झारखंड पुलिस के लिए सफलता का महीना रहा है। राज्य भर में चले अभियान के बाद पुलिस ने 4 IED, 11 डेटोनेटर भी बरामद किया है। सर्वाधिक 13 नक्सलियों की गिरफ्तारी पलामू से हुई है। पुलिस ने नक्सलियों की लेवी के कुल 5.30 लाख रुपए की रकम जब्त की है। वहीं बोकारो में हुए मुठभेड़ को देखते हुए पुलिस ने अपने अभियान में और भी तेजी लाई है। जो इनकाउंटर हुआ है, कई जगह पे 700 गोलियां चलाने की बात है। टोटल 350 के आसपास गोलियां पुलिस की तरफ से चलाई गई हैं। नक्सली को घेरने की भी और सरेंडर करवाने की कोशिश भी की गई इनकाउंटर्स के दौरान, लेकिन नक्सली रुक रुक कर 3 से 4 बार हर 10 मिनट 15 मिनट पर फायरिंग कर करके जंगल में, जिस तरह का टेरेन है, काफ़ी जंगल, काफ़ी घना जंगल है, पहाड़ है, तो उसका फ़ायदा निकाल करके नक्सली रिट्रीट किए हैं। पुलिस अभी भी सेम टीम उसी जंगल में वहीं पर सर्च करने का प्रयास कोशिश की जा रही है। हेडक्वार्टर लेवल से भी वहाँ पर डायरेक्शन गया है कि जो लोग टीम्स में शामिल थे एनकाउंटर में, वो जैसे ही वापस आते हैं, जंगल से वापस आते हैं, तो उनको पुरस्कृत किया जाए, क्योंकि जिस तरह का घने जंगल में जाकर एनकाउंटर किया गया वो भी अपने आप में एक बहादुरी का काम है। तो उन सभी को, पूरी टीम्स को पुरस्कृत किया जाएगा जब एक बार जंगल से वापस आ जाते हैं। इस साल के पहले माह में ही तकरीबन 2 दर्जन छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता और अभियान को देखते हुए अब यही लगता है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार काफी गंभीर है। 31 दिन में 39 नक्सलियों का पकड़ा जाना इसका जीता जागता उदाहरण है। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। निगम के परमिशन के बिना स्टॉल लगाने पर एनफोर्समेंट टीम ने काटे गए फाइन को कम कर दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। जिसके बाद निगम ने सफाई देते हुए कहा कि अस्थायी संरचना के लिए त्रैमासिक फाइन काटा जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में 1 साल का फाइन काट दिया गया था। पेश है रिपोर्ट। निगम के परमिशन के बिना स्टॉल लगाए जाने के मामले पर एनफोर्समेंट टीम ने लाखों के काटे गए फाइन को कम कर दिया था। फाइन कम करना निगम को महंगा पड़ गया। इस मामले को मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया, जिसके बाद निगम ने सफाई देते हुए कहा कि अस्थायी संरचना के लिए त्रैमासिक फाइन काटा जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में 1 साल का फाइन काट लिया गया। इसलिए संशोधन करते हुए फाइन की राशि को पहले कम किया गया।
उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने सोमवार को फाइन की राशि की तकनीकी जानकारी देते हुए कहा कि नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा के तहत जुर्माने की राशि अस्थायी संरचना के लिए त्रैमासिक ली जाती है और उस लिहाज से बाजार शाखा से संपर्क करने के बाद फाइन की राशि को कम किया गया। इसमें शनिवार को हम लोगों को सूचना मिली कि न्यूक्लियस मॉल में हुंडई मोटर्स के द्वारा एलईडी स्क्रीन पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अपना विज्ञापन प्रदर्शित किया जा रहा है। तो जैसे ही पता चला हम लोगों ने, हमारे सेल ने इन्फोर्समेंट टीम को वहाँ भेजा। तो वो लोग जब तहकीकात किए तो बताया कि न्यूक्लियस मॉल ने मुझे परमिशन दिया है, आप जाके वहाँ बात कीजिए। तो उन लोगों ने बात किया तो उन लोगों ने रिस्पांस अच्छा नहीं दिया। तो उसके बाद इन लोगों ने सारा जो एलईडी स्क्रीन का जो साइज था उसके हिसाब से इनसे मिस्टेक हुई कि ईयरली कैलकुलेशन इन्होंने कर दिया, जबकि हमारा नियम है झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के 6 से 2 में 170(5) में उल्लिखित है कि जो टेम्पररी और स्थायी स्ट्रक्चर यानी मेला हो गया, कोई कैनोपी आप लगा के एलईडी स्क्रीन का 4 घंटे 5 घंटे 2-3 दिन के लिए करता है, तो उसका जो कैलकुलेशन त्रैमासिक होता है। यानी आपने ईयरली अगर जो कैलकुलेशन किया उसको 4 से डिवाइड करना होता है। तो उन्होंने वो ईयरली कैलकुलेशन करके पूर्व में दे दिया था। जब इनको पता चला कि हम लोगों ने ईयरली किया है, जब सेल से बाजार शाखा से इन्होंने संपर्क किया तो बताया गया कि आप जो वो अस्थायी संरचना 3 दिनों के लिए वो कर रहे हैं तो उसको त्रैमासिक रूप से करना है। और हमारे पूर्व के नगर आयुक्त के द्वारा इस तरह का आदेश भी पारित किया हुआ है कि उसको त्रैमासिक रूप में कैलकुलेशन करना है। उसी आधार पे, उसी आदेश के आलोक में हम लोगों ने फिर उसको संशोधित इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा वो राशि को किया गया। बता दें कि 1 फरवरी को शहर के न्यूक्लियस मॉल के पास एक कार कंपनी ने प्रचार के लिए स्टॉल लगाया था। बिना निगम की अनुमति के स्टॉल लगाने पर पहले 1.42 लाख रुपए का जुर्माना काटा गया, लेकिन बाद में इसे घटाकर 35,000 रुपए कर दिया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके नगर निगम आयुक्त को राशि कम किए जाने पर नसीहत भी दी, जिसका जवाब नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा के तहत ट्वीट करके दिया गया। ओंकार आवामी के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। दूसरी ओर बोकारो जिले के राजवाड़ा के दामोदर नदी तट के समीप नर्रा जलापूर्ति योजना को लेकर तेनूघाट पेयजल विभाग के अभियंता राम नरेश की अगुवाई में अभियंता की टीम ने नदी का मुआयना किया। नदी में इंटेकवेल के निर्माण के लिए अभियंताओं ने राजबेड़ा में स्थल का चयन किया। पाइप के माध्यम से नर्रा और बंदियों पंचायत में पानी पहुंचाने की तैयारी विभाग ने की। इससे 40,000 लोगों को सीधे लाभ पहुंचेगा। कुल 17 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना का कार्य किया जाएगा। एक नाराबंदी और ग्रामीण जलापूर्ति योजना वो स्वीकृत है, उसका हम लोग जो है अभी सर्वे का कार्य कर रहे हैं, एक्चुअल सर्वे जिसके आधार पर अभी कार्य बना है, जिसमें इंटेकवेल का सोर्स हम लोग तलाश रहे हैं। पहले जो था सो जो सिलेक्ट किए थे काफ़ी बढ़िया था, लेकिन वहाँ से डीवीसी का जो है DVRRC से NOC में अभी मिल नहीं रहा है, चंदपुरा उसी में फंसा हुआ है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये भी फंसे, तो इसलिए सोर्स अल्टरनेट सोर्स देख रहे हैं, जो अवेलेबल मिलेगा तो हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे। लगभग कितने की योजना है सर? लगभग एक अमाउंट 17 करोड़ के आसपास का है सैंक्शन। क्या इसका समय सीमा क्या होगा सर? 2 साल। 2 साल में कंप्लीट करनी है। हाँ। कितने गांव को पानी? इसमें 2 पंचायत है, नारा बंदी। लगभग कितनी आबादी को ये पानी उपलब्ध होगा? 7 से 1 हेक्टेयर उसका डाटा है हमारे पास नहीं है। कब तक सर ये धरातल पे आ जाएगा ये? 2 साल में पूरा होना है। और अभी जितनी भी जलापूर्ति योजना चल रही है, लगभग अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जमीन वगैरह का NOC मिल गया है, तो 2 साल के अंदर, समय सीमा के अंदर पूरा होगा। दूसरी ओर प्रसव के दौरान अस्पताल में शिशु की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मौके पर टाइगर मोबाइल फोर्स पहुंचकर हालात पर काबू पाया गया। मालूम हो कि सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 स्थित खेसट खटाल निवासी सुलेख पंडित की पत्नी सुषमा देवी को डिलीवरी के लिए गीता नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। जब मरीज की हालत गंभीर हो गई तो अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को सेंट पॉल अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी, जहां प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। जब ऑपरेशन के दौरान जब वो बच्चा को निकाला गया, वो बच्चा का सांस धड़कन चल रहा था,
लेकिन जैसे वो बाहर आए उसका धड़कन बंद हो गया और उस बच्चे को हम खुद अपने गोद में लिए। इतना हट्टा कट्टा इतना अच्छा बच्चा था, ये लोग उसका जान ले लिया। अगर ये हॉस्पिटल है तो पूछिए ना इस हॉस्पिटल वाले से, यहाँ का नर्स कहाँ है, यहाँ का डॉक्टर कहाँ है? ना यहाँ नर्स दिख रहा, ना यहाँ डॉक्टर दिख रहा। मेरी दीदी एकदम सीरियस है, वहाँ डॉक्टर बोल दिया कि बच भी सकती है, मर भी सकती है। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो इसकी गोद में बच्चा दीजिए। इससे पहले यहाँ पर 3 टाइम ऐसे भी हो चुका है। कौन ये फोन में हॉस्पिटल उसी में वो एडमिट है। कली बाबू एकदम सीरियस है वो। आया हम लोग ड्यूटी में पेट्रोलिंग में फोन आया कि यहाँ पोर्सन कॉलोनी गीता नर्सिंग होम में हंगामा हो रहा है। हम लोग आए तो बहुत सारा पब्लिक भीड़ था, तो हम लोग अंदर आए तो पता किए कि आखिर बात क्या है। तो सर कोई पेशेंट भर्ती हुए थे, उनको शायद रिलीज नहीं कर रहे थे यहाँ के डॉक्टर। बस यही मामला है। लोग कहना है कि रिलीज क्यों नहीं किया, हम जब बाद में रिलीज किए थे और जब दूसरा हॉस्पिटल लेके गए तो शायद वहाँ वो बच्चा डेथ कर गया या कुछ ऐसा अभी सुनने में आया है। हम कंफर्म कुछ नहीं है, अभी जांच होगा। अभी ऑफिसर आएंगे थाना से, हम लोग देखेंगे। परिजन के द्वारा तोड़फोड़ भी किया गया है क्या? न, परिजन लोग हल्ला कर रहे थे, तोड़फोड़ नहीं हुआ। हल्ला कर रहे थे, खोज रहे थे डॉक्टर कहाँ है, नहीं है, भाग गया, ये वो पूरा बोल रहे थे। हम लोग मामला को शांत कराया किसी तरह, बोले कि कानूनी तौर पर लिख के दीजिए, आपका काम होगा। तो क्या परिजन ने क्या मांग रखा है? परिजन बोल रहे थे कि आप बच्चा को रिलीज क्यों नहीं किया, हमारा बच्चा को जब सीरियस था तो आप क्यों नहीं छोड़ रहे। उनका बस यही कहना है। वहीं चीन के कोरोना वायरस को लेकर भारत भी अलर्ट पर है। एयरपोर्ट के अलावा रेलवे स्टेशन पर भी सतर्कता बरती जा रही है। गौरतलब है कि रांची में चीन से आए 2 कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज भी मिले हैं। इसे लेकर भी एयरपोर्ट और स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के अलावा पूरे विश्व को कोरोना वायरस से खतरा महसूस हो रहा है। इसी कड़ी में WHO द्वारा विश्व भर में अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना वायरस से जुड़े संदिग्ध 2 मरीज भी मिले हैं, जिनके खून का सैंपल पुणे स्थित लैब में भेजा गया। वहीं एयरपोर्ट के अलावा अब रेलवे स्टेशन पर भी इसे लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रांची रेल मंडल के CPRO नीरज कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए रांची रेल मंडल के स्वास्थ्य विभाग की टीम हमेशा ही तत्पर रहती है। चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, जो हमारे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है मेडिकल चिकित्सा की, मेडिकल उपचार की, तो वो हमारे TT को या किसी भी रेलवे जो हमारे स्टाफ ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, वो खबर करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से अगले स्टेशन पर उनको मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। और कोई भी अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि उनको फर्दर इलाज करना है या उनका फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनको फिर अकॉर्डिंगली हमारे रेलवे के जो मेडिकल जो चिकित्सक रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, उनके द्वारा उनको उचित हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हम लोग देते रहते हैं। और जो प्राइमरी फर्स्ट एड की फैसिलिटी तो वो हमारे स्टेशन पे भी उपलब्ध रहती है, ट्रेन में भी उपलब्ध रहती है। और फर्दर इलाज के लिए हम लोग रेफरल का सहारा लेते हैं। डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल्स भी रहते हैं, उनका भी हम लोग हेल्प लेते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची में अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए बिल्डरों और आम जनता पर नगर निगम गाज गिराने की तैयारी में है। नगर निगम ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट। राजधानी रांची में इन दिनों भू माफियाओं और बिल्डरों की मनमानी जोरों पर है। इसको लेकर नगर निगम ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है। नगर निगम ऐसे लोगों को चिन्हित कर दंडित करने को तैयार है, या फिर यूं कह सकते हैं कि अब ऐसे लोगों पर और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है नगर निगम। देखिए, निगम के अंतर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र है रांची, और हमारे पास में जितना लोग चाहिए टाउन प्लानिंग में गिने चुने लोग हैं। और लोगों को तो हम लोग ने निर्देश भी किया है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को नक्शा पास करने में आप कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन नक्शा पास होते हैं तो आप ऑनलाइन कीजिए, चोरी छुपे मत कीजिए। तो जिस तरह से लोग चोरी किए उस टाइप का लोग पकड़े गए हैं, उनको नोटिस गया है, तो कार्रवाई होंगे। और आगे भी इसका मैं कहूँ जितने भी लोग हैं, आपको जितना लोग भी आना चाहते हैं निगम में, आप ऑनलाइन जब नक्शा के लिए डालिए, आपका नक्शा पास होगा। आप अवैध मत बनाइए। तरीके से जहाँ बनाएंगे, जहाँ लोकल आबादी है, जिनके पास पीने का पानी नहीं है, वहाँ आप बहुत ऊंचा इमारत बना देंगे। तो सबका ख्याल रखते हुए विकास करना चाहिए। वहीं डिप्टी मेयर की माने तो जो भी अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, वह आकर अपनी गलती सुधारें। साथ ही साथ जुर्माना भरकर अपने नक्शे को भी सुधरवा सकते हैं। अब गौरतलब बात यह है कि राजधानी रांची में घनी आबादी वाले क्षेत्र में बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, जिसकी वजह से पानी बिजली की समस्या आम जनता को उठानी पड़ती है। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में पिछले दिनों लगातार अवैध निर्माण का जो सिलसिला चल रहा था, उसको लगाम लगाने का प्रयास किया गया। सरकार ने
एक स्कीम लाई जिसमें हम जो नक्शा है उसको रिवाइवल कर सकते हैं एज इट इज में, लेकिन जनता का रुझान उसमें ना जा करके आज भी अवैध भवनों का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। और उसी को देखते हुए रांची नगर निगम ने निर्णय लिया है कि अलग अलग वार्डों में जो निर्माण हो रहे हैं वो या जो नक्शा बन गए हैं और जो उसके बाद भी अवैध निर्माण कर रहे हैं उस पर रोक लगाने का प्रयास है। और मैं आम जनता से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आज फरवरी माह तक सरकार ने जब समय दिया है तो उनको अपने नक्शा को रिवीजन कराना चाहिए। बहुत ही कम पैसे में वो रिवाइज भी हो जाएगा और जिनका नक्शा नहीं बनाया गया है वो रेगुलराइज भी हो जाएगा। तो उसमें उनको आगे आना चाहिए और अवैध निर्माण से बचना चाहिए। बहरहाल जब से झारखंड बना है, नगर निगम पर अक्सर धांधली का आरोप लगता आया है। बिचौलिए और बिल्डरों, भू माफियाओं का दबदबा नगर निगम पर हावी रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मेयर और डिप्टी मेयर का यह कठोर कदम कितना रंग लाता है। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। दूसरी ओर रांची में तंबाकू का व्यापार करने वालों पर शामत गिरने वाली है। सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज के पास यह व्यवसाय करने वाले चिंतित हैं। दरअसल प्रशासन ने तेवर सख्त कर लिए हैं। हर स्कूल कॉलेज के पास सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। रांची में तंबाकू का व्यापार करने वालों पर शामत आने वाली है। सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज के पास यह व्यवसाय करने वाले अब चिंतित हैं। दरअसल प्रशासन ने अपना तेवर सख्त कर लिया है। हर स्कूल कॉलेज के पास सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज को पूरी तरह से नशामुक्त जोन बनाने को लेकर यह अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन के अलग अलग टीम द्वारा विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के पास दुकानों में छापेमारी की जा रही है। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री करते पाए जाने पर 5,000 तक का जुर्माना भी किया जा रहा है। मालूम हो कि कोटपा कानून 2003 के तहत स्कूल, कॉलेज, मंदिर, हॉस्पिटल आदि के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचना मना है, लेकिन राजधानी में कानून को ताक पर रखकर धड़ल्ले से यह बिजनेस फल फूल रहा है। देखिए, आज डीसी सर की अध्यक्षता में टोबैको कंट्रोल सेल द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मीटिंग हम लोग रखे हैं। इसका मेन मुद्दा है कि रांची जिला को हम लोग जल्द से जल्द तंबाकू मुक्त घोषित करना है। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी, डीडीसी सर, भी सारे जो है पदाधिकारी हैं जिला लेवल के, सारे का सहयोग लेते हुए हम लोग जो है इसको जल्द से जल्द तंबाकू मुक्त करने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ लॉ इन्फोर्समेंट का एक ट्रेनिंग भी हम लोग रखे हैं। इसमें सारे थाना प्रभारी को एक ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें कि कम से कम 4 चालान हर थाने से हम लोग सुनिश्चित करेंगे ताकि हर एरिया वाइज जो है इसका जो इफेक्ट है हमें दिखे। और सरकार चाहती है जिस तरह से बिहार में शराबबंदी एक मुहिम के तहत रोका गया, उसी तरह झारखंड में तंबाकू मुक्त हम लोग चाह रहे हैं, वो जल्द से जल्द हम रांची जिला को घोषित करेंगे। जांच अभियान चलाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप सी मची है। स्कूल कॉलेज के पास स्थित कुछ दुकानदारों ने फिलहाल तंबाकू पदार्थ रखना बंद कर दिया है, लेकिन अधिकांश दुकानदार अब भी चोरी छिपे रख गुटखा, सिगरेट बेच रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार कैसे इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाती है। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी दिनेश के साथ मनीष झा की रिपोर्ट। वहीं झारखंड के राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। लगातार हजारों लोगों ने आकर्षक फूलों, पेड़ पौधों का दीदार किया। इस उद्यान में एक ऐसा किचन गार्डन भी है जहां हींग से लेकर जीरा तक उपलब्ध है, जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। एक रिपोर्ट। राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यूं तो इस उद्यान की खूबसूरती देखते बनती है, लेकिन खास बात यह है कि राजभवन के शाही किचन में पकती है गार्डन की सब्जियां। जी हां, राज्यपाल के लिए भी इसी किचन गार्डन में सब्जियां उगाई जाती हैं। राजभवन के किचन गार्डन में उपजाई गई सब्जियां ही शाही किचन में पकती हैं। राज्यपाल इसी उद्यान की उपजाई हुई सब्जियां खाती हैं। बाहर की सब्जियां राजभवन के किचन में नहीं पकाई जाती। इस किचन गार्डन का देखरेख करने के लिए 4 माली नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं की देखरेख में सब्जियां उगाई जाती हैं और शाही किचन तक पहुंचाई भी जाती हैं। कई मायनों में राजभवन उद्यान में बनाया गया यह किचन गार्डन बेहतरीन है। सब खास है, कोई बेखास नहीं है। इसलिए राज अच्छा जानते हैं, हिंदुस्तान का नंबर 1 है कश्मीर के अलावा, और हम 16 स्टेट घूमे हैं जी। इससे अच्छा है नहीं कोई। जितना भी प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति हैं, जितना भी वीआईपी, सब इसकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा वेल मेंटेन है भाई, कहीं कोई बंद नहीं लेना आएगा। अब तो ये मद्रास चाहिए,
खाली हेला दोषी पे रहेगा, यूपी चल रही है खाली जंगल में रहेगा, कलकत्ता चलिए खाली जंगल में रहेगा जी। अगर सब्जी की बात करेंगे, कौन कौन सा सब्जी उगाई जाती है? सब्जी सब यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है, कोई केमिकल नहीं, कोई रासायनिक नहीं, एकदम ऑर्गेनिक खेती, खाली गोबर से होता है जी जी। समुद्र का एक होता है सिनार, उससे बनता खाद जी। मैडम को कौन कौन सा सब्जी पसंद है? सब पसंद है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, ब्रोकली है, फ्रेंच बीन है, उसके बाद शिमला मिर्चा है, उसका टमाटर है, उसके यह आपका स्ट्रॉबेरी है, जो सब्जी है सब पसंद है, यही सब्जी खाती है। उसमें क्या होता है कि जो है ना, देखिए यहाँ सामने है वो हम लोगों का बना हुआ, जो कि उसमें पहले एक पत्ती खाद देते हैं, पत्ता देते हैं, पत्ता के बाद में गोबर देते हैं, गोबर के बाद में वो सब जो कि केचुआ होता है, केचुआ छोड़ते हैं, और केचुआ ने जो है ना खाद बनाता है, केचुआ ने खाद बनाता है। केचुआ जब बना देता है तो वो धीरे धीरे हम लोग निकालते जाते हैं, चाल चाल करके रखते जाते हैं, सालों भर उसको रखने के बाद में जो है ना, जब समय आता है तो उसको देते जाते हैं सब प्लॉट में। बता दें कि लगातार रांची राजभवन का दीदार करने राज्य भर से लोग पहुंच रहे हैं। राजभवन के इस शाही किचन गार्डन के अलावा और भी कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे और दर्शनीय चीजें यहां पर है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ओंकार आवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।